फेयर, ग्रीड और प्लानिंग। आखिर क्या होगा 2026 में इन्वेस्टमेंट का राइट डिसीजन? हे एवरीवन, मैं हूं श्रद्धा और आज हमारे साथ हैं स्वराज फिनप्रो के CMD एंड डायरेक्टर मिस्टर अजय जैन सर, जो कि पिछले कई सालों से हजारों फैमिलीज को इन्वेस्टमेंट की राइट डायरेक्शन देते आ रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 2026 की शुरुआत, सोना चांदी की तेजी, इक्विटी की सुस्ती और आम इन्वेस्टर के मन में चल रही उलझन के बारे में। सो वेलकम सर टू आवर शो। थैंक यू श्रद्धा। आज का पॉडकास्ट बहुत रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों के मन की सारी व्यथाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। और 2026 आ गया, लेकिन इन्वेस्टर के मन में आज भी एक ही सवाल है कि बाजार से रिटर्न्स कैसे मिलेगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? सोना चमक रहा है, चांदी अलग उछाले मार रही है, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स के रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली थोड़े से बढ़ रहे हैं और इक्विटी शांत पड़ी हुई है। यहाँ पे लोगों के मन में डर है, लालच है और सबसे बड़ी उलझन है कि अब हमको आगे क्या करना है। तो जैसा कि आपका 21 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है इस फील्ड में, और दोस्तों 2026 में इन्वेस्टर के मन में इतनी ज्यादा हाइप है इन्वेस्टमेंट को लेके, तो सर आपका क्या कहना है कि वाकई में कोई साल इन्वेस्टमेंट के लिए इतना स्पेशल होता है? श्रद्धा, क्या हर साल एक जैसा होता है या किसी किसी साल में कुछ स्पेशल होता है? पिछले 21 सालों के अनुभव से मैंने ये सीखा कि शेयर मार्केट के लिए हर साल एक जैसा होता है। एक जैसा होने का मतलब ये हुआ कि उतने ही उतार चढ़ाव हर साल हमको देखने को मिलते हैं। तो इस मान से सारे साल आइडेंटिकल होते हैं। जब हमने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का बिजनेस चालू किया था तब मुझे लगता था कि रिटर्न इज द किंग, लेकिन अब समझ में आता है रिटर्न इज नॉट अ किंग, ओनली क्लाइंट का बिहेवियर है जो उसको जीतने और हारने को मजबूर करता है। मैंने एक ही बाजार में बहुत सारे लोगों को संपत्ति बनाते हुए भी देखा है और कुछ लोगों को नुकसान उठाते हुए भी देखा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही अंतर था, प्लानिंग और पेशेंस का। जो लोग प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिनके पास में पेशेंस था, वो विनर बने रहे, और जो पेशेंस खो गए, मार्केट का फ्लक्चुएशंस आते ही वो बाहर हो गए, तो वो पैसा नहीं बना पाए। एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड 1995 में जब स्कीम चालू हुई थी, 10 रुपया पर यूनिट से स्कीम चालू हुई, और आज इसकी NAV लगभग 4200 रुपए है एक यूनिट का रेट। इस पीरियड में इन्वेस्टर जो पूरे 30 साल बना रहा, उसने 400 गुना से ज्यादा पैसा बनाया। ऐसे रेयरली कुछ ही इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो इस पूरे 30 साल के पीरियड में जिन्होंने 400 गुना पैसा बना पाए। तो लोग बाग 100 रुपए की NAV पे एंटर करते थे और 110 120 की NAV पे निकल गए, तो उनका पैसा बनने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अपने लाइफ के सारे गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का दूसरा सवाल ये है कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज की यूथ इन्वेस्टमेंट में ऐसी कौन सी गलतियां करती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए? आज का यूथ सोचता है कि शॉर्ट टर्म मतलब सुबह से शाम तक में, और लॉन्ग टर्म मतलब आज इन्वेस्टमेंट किया और कल मेरे लिए लॉन्ग टर्म हो जाए। आज पैसा डाला, कल मेरा पैसा कुलांचे मार के भागने लग जाए। ये लोगों की सोच बन जाती है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, उम्र थी उनकी लगभग 35 साल। ये बात है 2018 की। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था, मैंने उनसे पूछा कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो? एंड ही सेड, बस यूं ही किसी ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने कर दिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मुझसे किसी ने कहा कि यार मुझे रास्ता बता दो। मैंने भाई कहाँ जाना है? कहले कहीं भी जाना है। मैंने कहा भाई कहीं भी चले जाओ। तो ये जो मानसिकता है ना, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपकी पैसे को ग्रोथ नहीं मिलने का कारण यही है, क्योंकि जब आपके पास में बिना पर्पस के आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना कहीं आप मार्केट के उतार चढ़ाव को लेके भटक जाते हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेज करने लग जाते हो। मूल मंत्र क्या है? इंस्टेड ऑफ चेजिंग द प्रॉफिट्स, जस्ट चेज योर गोल्स। जिस निवेश का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है वह आत्मविश्वास नहीं देता, बल्कि वो आपको चिंताएं देता है। तो अगला सवाल हमारा ये है कि आजकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को FD की तरह क्यों देखते हैं? क्योंकि श्रद्धा,
एफडी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक परिवार का उदाहरण लीजिए। 2019 में बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने एफडी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। हर साल 2-3 लाख रुपए एफडी में डाल के छोड़ देते थे। 2026 आ गया, पैसा सुरक्षित है, मगर इस बीच में शिक्षा की जो कॉस्टिंग है वो उस स्तर से 2 गुने से ऊपर हो गई। अब एफडी में पैसा 2 गुना नहीं हो पाया। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो लोगों को समझना चाहिए। वो मुझसे पूछते हैं, यार हमने तो बचत की थी, फिर भी हम बच्चों की शिक्षा के लिए पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एफडी पैसा बचाती है, प्लानिंग पैसे को बढ़ाती है। राइट? एफडी बुरी नहीं है, मैं आपको एफडी करने के लिए बुरा नहीं बोलता। एफडी का अपना अलग महत्व है, लेकिन जिंदगी के जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए एफडी से परे हटके आपको सोचना होगा। सो दोस्तों, आपने वो किताब पढ़ी है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मतलब बड़ी सोच का बड़ा जादू। और उस पर मैंने ये पाया कि जब आपको कुछ बड़ा करना हो तो उसके लिए बड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। सर, 2026 में सोना और चांदी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और लोग इक्विटी को छोड़ के मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? जैसे ही अभी सोने और चांदी के भाव बढ़ना चालू हुए, लोगों के दिमाग में बत्ती जली, यार हमारे साथ में कुछ छूट गया। 2020 में भी ऐसे ही हुआ था। जब सोना थोड़ा चलना चालू हुआ तो लोगों को लगा कि मुझे सोने में ज्यादा पैसा बढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर थोड़ा समय में इक्विटी ने जब वापसी की तो उनको फिर से सोने के इन्वेस्टर्स को पछतावा हुआ। एक्चुअली सोने का यदि आप 40-50 साल का रिटर्न्स निकालोगे और इक्विटी के रिटर्न्स को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे इक्विटी ने बेहतर रिटर्न्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे इक्विटी और सोने के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के विरोध में नहीं हूँ। मेरा पर्पस ये है कि कितना इन्वेस्टमेंट आपका सोने में होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि 10%, 15% से ज्यादा का अलोकेशन सोना और चांदी में नहीं होना चाहिए। ये एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग अपने आप में एक वेल्थ क्रिएशन का जादू है। मैं आपको यूं समझाता हूं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 से 15% आपका प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ परसेंटेज आपका डेट यानी फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपका इक्विटी में होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपको फॉरेन इक्विटी में भी होना चाहिए। राइट? तो ये क्या हुआ, ये कंप्लीट बास्केट बनती है जिसमें ऑलरेडी यू हैव अलोकेटेड परसेंटेज ऑफ द असेट्स। वी हैव गॉट सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। मैं कुछ 1-2 के नाम लूंगा, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूं। जैसे निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब इन्होंने इन फंड्स में भी फॉरेन इक्विटी का प्रोपोर्शन, डेट का प्रोपोर्शन और सोना चांदी का प्रोपोर्शन उन्होंने कुछ अपना रिसर्च के साथ में फिक्स कर रखा है। यदि किसी को इक्विटी, डेट में और गोल्ड में, सिल्वर में एक साथ एलोकेशन चाहिए तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, आप क्यों ना एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि किसी एक एसेट क्लास में पूरा पैसा ना डाला जाए। सोना सुरक्षा देता है मगर पूरी संपत्ति नहीं बनाता। पूरी संपत्ति बनाने के लिए आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस का एक कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि इन्वेस्टर को ना डर में बेचना चाहिए ना लालच में खरीदना चाहिए। लेकिन 2026 में लोगों का कहना है कि इक्विटी ने हमें पिछले 1.5 सालों में कुछ अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। श्रद्धा, ये बिल्कुल ठीक है और एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये इक्विटी ने पिछले 1.5 साल में यदि रिटर्न्स नहीं दिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे भी नहीं देगी। इक्विटी कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं चलती, ना स्ट्रेट लाइन में नीचे, ऐसे स्ट्रेट लाइन चलती है। अब एक चीज को मैंने इसका एक बहुत अच्छा सिमिली पढ़ा था। यदि ईसीजी की रिपोर्ट में लाइन सीधी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन हैज गॉन। यदि इक्विटी भी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, इसका मतलब यह है कि मार्केट में रिटर्न्स नहीं बन रहे, मार्केट के फ्लक्चुएशंस हैं, इसका मतलब मार्केट जिंदा है। इसका मतलब एक मार्केट में पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज लगातार आ रही हैं। वॉरेन बफेट ने कहा, शेयर मार्केट इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट लोगों तक पहुंचाने का जरिया है। लोग डर के मारे बीच मार्केट से निकल जाते हैं और रिकवरी को खो देते हैं। जब रिकवरी का टाइम होता है तब वो उसमें इन्वेस्टेड रहते ही नहीं। जहां अब आपको ये सोचना है कि पिछले 1.5 साल जो निकल गए वो हमारे धैर्य और परीक्षा के निकले हैं। आने वाले साल यदि हम इसमें बने रहेंगे तो फ्यूचर में हम पैसा
कमा पाएंगे। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब मार्केट गिर ही रहा है तो हम उनमें इन्वेस्ट क्यों करें, जब मार्केट बढ़ेगा हम तब इन्वेस्ट करेंगे। यदि मैं टेबल के उस तरफ बैठा होता, यानी एक आम निवेशक की तरह से बैठा होता, तो मैं भी यही सोचता, यार मार्केट गिर रहा है तो मैं अपने इस पैसों को एफडी में रख दूं, एफडी के रिटर्न्स तो कमा लूं कम से कम। पिछले 1.5 साल में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं, यार 1.5 साल तो आपने हमारा पैसा इक्विटी में रख रखा है, और इस बीच में यदि हमने एफडी में रखा होता तो कम से कम 8% का ब्याज तो हमको मिल गया होता। पेशेंस रखिए, मार्केट नीचे आया है, मार्केट ऊपर भी आएगा। हिस्टोरिकली आप देखिए, मैं आपको अभी एक चार्ट शो करता हूं जो शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशंस का चार्ट है। यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, करेक्शंस आर टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। आप यदि शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशंस को और ब्रॉड कर करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार फ्लक्चुएशंस ही चले रहे हैं, लेकिन आप जब इसको शॉर्ट करके देखेंगे तो आप देखोगे 100 पॉइंट से 85,000 पर मार्केट जब आया तो इट वाज द स्ट्रेट लाइन। और सेंसेक्स की ये जर्नी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रही है, और जिस भी इन्वेस्टर ने पेशेंस बताया है उसके गोल्स आज पूरे भी हैं। आज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बातें चल रही हैं, यूक्रेन से लेकर वेनेजुएला तक, और इन्वेस्टर के मन में डर भी बैठ गया है कि कल क्या होगा। ये जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इतनी प्रिवेल कर रही है, हर कोई सोच रहा है कल ट्रम्प पता नहीं क्या कहेगा और क्या कर देगा। ये जो अनसर्टेनिटी है, क्या ये पहली बार हुई है? दुनिया ने पहले भी युद्ध देखे हैं, महामंदी भी देखी हुई है, महामारी भी देखी है, और नेचुरल कैलेमिटीज भी देखी है। और जब जब ऐसा होता है मार्केट में क्रैशेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस बढ़ जाते हैं। इस तरह की हर मंदी के बाद में इकोनॉमीज ने वापस से अपने आप को रीएस्टेब्लिश किया है। इन अनसर्टेनिटीज के चलते जो निवेशक डर के रुक जाता है वो पैसा नहीं बनाता, वो वेल्थ क्रिएशन के रूट से डिरेल हो जाता है। मगर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो कहता है मैं हेडलाइंस पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की बात करूंगा, मैं प्लानिंग पे भरोसा करता हूं। और जिसने भी प्लानिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखा है वो कभी भी उसको डाउनफॉल उसकी लाइफ में नहीं आया है। इट इज अ प्रूवन फैक्ट। लेकिन अब इन्वेस्टर को 2026 में क्या करना चाहिए? आपने $1,00,000 का एक सवाल पूछ लिया, अब 2026 में क्या करना है? सिर्फ एक काम करिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कीजिए। आपका घर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, आपका अपना रिटायरमेंट, ये बेसिक गोल्स हैं, ये तय करिए। यदि इनके अलावा भी कोई गोल्स हैं तो उनको भी तय करिए। यदि आपको गोल मालूम है तो रास्ता ढूंढना आसान है। डोंट चेज द रिटर्न्स, ओनली चेज योर फाइनेंशियल गोल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस बना के रखिए गोल अचीवमेंट तक। मगर क्या आप एक बात बताएं, क्या मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपका गोल भी फ्लक्चुएट होना चाहिए? नहीं। यदि बच्चे की एजुकेशन 2035 में होना है तो होना है। आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन हो रहे हैं नहीं हो रहे, उससे आपके बच्चे की एजुकेशन के गोल पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल सही बात कही सर ने कि यदि हमारे गोल्स अलाइन हो तो हम उन्हें समय से पूरा कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर आपको एक लाइन में कोई सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? डोंट इन्वेस्ट विदाउट प्लानिंग एंड कीप पेशेंस आफ्टर इन्वेस्टमेंट। सिंपल, इसके अलावा कोई सलाह नहीं हो सकती। सो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और 2026 में करें एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग विद एक्सपर्ट्स।